हेलो फ्रेंड्स, आज हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हम देखेंगे। एक्सप्लेन अबाउट द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, और इसी में हो सके तो टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 चारों तरह के हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो है। हाइपर सेंसिटिविटी के बात करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड hypersensitivity is increased susceptibility to an antigen। इसको डायरेक्ट ज़्यादातर मुझे भी समझ नहीं आता है, इसीलिए डायरेक्ट इसको रीडिंग ही देंगे। आप एक दो बार सुनिए तो आपको बहुत इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू एन एंटीजन ऑन सेकेंड और सब्सिक्वेंट चैलेंज इन विच पैथोलॉजिक रिएक्शन आर इलिसिटेड। तो हाइपर सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू एन एंटीजन on a second or subsequent challenge in which pathologic reaction are elicited. This is an antagonist phenomenon to the usual protection or prophylaxis caused by the first exposure of the antigen, so it was initially named anaphylaxis। यहाँ पे है कि prophylaxis caused by the first exposure of the antigen, so it was initially named as anaphylaxis. The antigen or immunogen responsible for such reaction is often termed allergens or sensitizer. To distinguish it from the antigen used for prophylactic immunization, allergy and hypersensitivity are often used as synonyms, but the latter is preferred by immunologists। फिर बाद में एलर्जी एंड ये दोनों सिनोनिम्स है, बट द लैटर इज प्रेफर्ड बाय इम्यूनोलॉजिस्ट। बाद में हाइपर सेंसिटिविटी टर्म दे दिया गया। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन मैनिफेस्ट प्राइमरीली इन टू डिफरेंट वेज। Hypersensitivity reaction can manifest primarily in two different ways, each having a different time course. Immediate hypersensitivity involves antibodies and pathologic symptoms expressed within minute or an hour following the exposure of sensitized individual to the allergens। तो यहाँ पर है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन मैनिफेस्ट प्राइमरली इन टू डिफरेंट वेज, ईच हैविंग दोनों के पास टाइम कोर्स होता है। एक इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व एंटीबॉडी एंड पैथोलॉजिक सिम्टम्स एक्सप्रेस विद इन मिनट और एन आवर फॉलोइंग द एक्सपोजर ऑफ सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल टू एलर्जेंस। और एक डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होता है जो ऑफन रेफर टू एज सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। It is the second type of hypersensitivity reaction, and T cell (TDTH) are mainly responsible for mediating this reaction rather than ABS यानी कि antibodies। Its pathologic symptoms are delayed for days following allergen exposure। तो its pathologic symptoms are delayed for days following allergen एक्सपोजर। यहाँ पर अब बात करते टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। चार तरह के हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप है। सबसे पहला टाइप 1, तो इसके बारे में है कि गेल एंड कुम्स डिफाइन 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एज फॉलो। तो गेल एंड कुम्स ने दिया था 4 तरह के हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। सबसे पहला है टाइप 1, तो IgE एंटीबॉडी। टाइप 1 में है IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड मास्ट सेल डिग्रैनुलेशन विद रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव एमाइंस। उसका टाइप 2 की बात करते हैं, तो टाइप 2 में हो गया IgG एंड IgM एंटीबॉडी। IgG एंड IgM एंटीबॉडीज एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट फॉर साइटोटॉक्सिसिटी। टाइप 2 में हो गया
Type 2 IgG and IgM antibodies activating complement component for cytotoxicity। टाइप 3 हो गया। यहाँ पर टाइप 1 में IgE था और टाइप 2 में IgG एंड IgM, फिर टाइप 3 में एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड टिश्यू डैमेज। तो टाइप 3 में हो गया एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड टिश्यू डैमेज। टाइप 4 में हो गया डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी मेडिएटेड बाय द वेरियस साइटोकाइन्स सिक्रेटेड बाय टॉर्न सेल्स। The first three types represent immediate type reaction. The antigen or allergens binds with specific antibodies and triggers certain cells or complements for initiating the immediate cause of pathologic change. These are presented in table में ये दिया गया हुआ है यहाँ। नेम, इनिशिएशन, टाइम और मैकेनिज्म और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो सबसे खास तो समझिए यही है, चारों टाइप के जो हाइपर सेंसिटिविटी है इसी को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो चारों तरह के हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, उसका नाम है IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। और इनिशिएशन टाइम के बात करते हैं तो इमीडिएट टाइप एंटीबॉडी मेडिएटेड रिएक्शन अकर्स होता है जो विदिन 30 मिनट्स के अंदर ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी अकर्स होता है। और मैकेनिज्म इसमें क्या होता है तो एंटीजन क्रॉस लिंक्स IgE मॉलिक्यूल बाउंड टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स इंड्यूसिंग रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव एमाइंस लिपिड मेडिएटर एंड साइटोकाइंस। तो मैकेनिज्म में है कि एंटीजन क्रॉस लिंक्स IgE मॉलिक्यूल, एंटीजन IgE मॉलिक्यूल से ये क्रॉस लिंक करता है बाउंड टू मास्ट सेल। जब ये एंटीजन IgE से बाइंड होता है, मतलब ये दोनों क्रॉस लिंक होता है, तो ये बाइंड करता है मास्ट सेल से एंड बेसोफिल्स से, और वो इंड्यूस करता है रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव एमाइंस लिपिड मेडिएटर एंड साइटोकाइंस को, ये जो है वो रिलीज कर देता है। फिर है उसका एग्जाम्पल में हो गया सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस, सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस, लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस, फिर है फीवर, आस्थमा, हाइव्स, एक्जिमा, फूड एलर्जीज। तो इस तरह के ये जो हो गया ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में है। और टाइप 2 के बात करते हैं तो ये भी इमीडिएटली अकर्स होते हैं। इसका नाम है IgG एंड IgM मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। IgG एंड IgM मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी ये भी 5 से 8 घंटा के अंदर में अकर्स होता है। और इसका मतलब ये हो गया मैकेनिज्म की एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड, एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन और ADCC, एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन और ADCC। तो एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल्स डिस्ट्रक्शन और ADCC, इसका एग्जांपल हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हीमोलाइटिक डिजीज, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो ये IgG एंड IgM मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी का ये सब देख लिए। टाइप 3 हो गया ये एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये 2 से लेकर 8 घंटा के बीच में अकर्स होता है। एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड इन टिश्यू, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड इन टिश्यू एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर रिक्रिएट ल्यूकोसाइट इंसुइंग इन्फ्लामेशन एक्शन। तो ये मैकेनिज्म होता है टाइप 3 में कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड इन टिश्यू एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट रिक्रूट ल्यूकोसाइट इंसुइंग, ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। और यहाँ पर है कि लोकलाइज्ड, उदाहरण हो गया लोकलाइज्ड आर्थस रिएक्शंस, सीरम सिकनेस, फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फार्मर्स लंग, SLE,
सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया टाइप 3 के किलोकेलाइट, आर्थस रिएक्शंस, सीरम सिकनेस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीमेटॉइड अर्थराइटिस, फार्मर्स लंग, फिर SLE जिसको सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस कहते हैं। और डिलेटेड टाइप टी सेल मेडिएटेड रिएक्शन में हो गया टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इसको कहते हैं। ये 24 से 72 घंटा के बीच में अकर्स होता है। और TDHT सेल CD4+ रिलीज साइटोकाइंस। TDHT सेल CD4+ रिलीज साइटोकाइंस that activate macrophages. TDHT cell CD4+ release cytokines that activate macrophages and cytotoxic T cells CD8+ causing cellular damage. और उसके बाद है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बात करते हैं तो इसका मैकेनिज्म कर्स होता है TDHT सेल CD4+ रिलीज साइटोकाइंस दैट एक्टिवेट्स माइक्रोफेजेज एंड साइटोटॉक्सिक T सेल CD8+ कॉजिंग सेलुलर डैमेज। और इसका ये हो गया उदाहरण कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, मॉन्टून रिएक्शन, ट्यूबरकुलर लेजन्स, फिर है ग्रैनुलोमेटस रिएक्शंस। तो इस तरह के चारों हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बेसिक बात था। अब यहाँ पर एक एक को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, उसी से रिलेटेड जितना भी देखिए सारा उसी से रिलेटेड होगा। टाइप 1 में है IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। द रिस्पॉन्स फॉलोइंग इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड सिस्टेमिक और जनरलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस। यहाँ पर है एनाफाइलेक्सिस के बारे में। द रिस्पॉन्स फॉलोइंग इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ एंटीजन इज कॉल्ड सिस्टेमिक और जनरलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस। मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन जब हम एंटीजन को करते हैं और जो वो रिस्पॉन्स करता है तो वह एनाफाइलेक्सिस कहलाता है। एन इंजेक्शन ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ एंटीजन सच एज एग एल्बुमिन इनटू अ गुआनिया पिग। जैसे एग एल्बुमिन को हम गुआनिया पिग में भेजते हैं। हैज नो apparent effect when an injection of the same antigen repeated through 2-3 weeks later। जब ये 2-3 सप्ताह के बाद हम इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद द सेंसिटाइज्ड एनिमल रिएक्ट्स वेरी ड्रामेटिकली। तो यहाँ पर है कि द सेंसिटाइज्ड एनिमल्स रिएक्ट वेरी ड्रामेटिकली एंड वाइगरसली विद इन मिनट्स। वह कुछ ही मिनट में ये इफ़ेक्ट उस पर कर जाता है। यानी फॉर एग्जांपल द गुआनिया पिग बिगिंस टू फीज। जैसे गुआनिया पिग हो गया वह फीज मतलब छींकने लगता है। विद इन अ फ्यू मिनट्स डाइज, और वह कुछ ही मिनट के अंदर में मर जाता है। एस्फाइक्सिया हो जाता है। फिर एनाटोमिकली एग्जामिनेशन शो इंटेंस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। और एनाटोमिकली वे देखा गया कि जो ब्रोंक्यूल है वह ज़्यादा ही कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाते हैं एंड ब्रोंकाई एंड अ जनरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स भी हो जाता है एंड डायलेशन ऑफ कैपिलरी का भी डायलेशन हो जाता है। एक्कम्पनीड बाय फॉल इन ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं, क्योंकि डायलेशन कैपिलरीज होगा, मतलब डायलेशन मतलब जो कैपिलरी है ब्लड का वह ज़्यादा ही ये हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होने की क्षमता होता है वह बहुत धीरे धीरे हो जाता है क्योंकि डायलेशन हो जाता है इसी के चलते। और यहाँ पर है कि इफ़ दे डज नॉट अकर प्रॉम्प्टली रिकवरी इज कम्प्लीट ऑलमोस्ट विद इन आवर्स। अगर डेथ नहीं होता है तो रिकवरी कम्प्लीट, तो रिकवरी भी जल्दी हो जाते हैं विद इन एन आवर। सिमिलरली जनरलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस दाउ रेयर, और जनरलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस तो रेयर है, में अकर इन सेंसिटाइज्ड ह्यूमन फॉलोइंग एन इंजेक्शन ऑफ पेनिसिलिन और इंसेक्ट स्टिंग। यहाँ पर है कि ह्यूमन फॉलोइंग एन इंजेक्शन ऑफ पेनिसिलिन और इंसेक्ट स्टिंग स्पेशली बीज
वास्प एंड हॉर्नेट्स टू अवॉइड सच हजार्ड अरूट स्किन, यानी कि जो ये है स्किन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि अरूट स्किन टेस्ट ऑफ फॉर द हाइपर सेंसिटिविटी टू द डाइल्यूटेड सब्सटेंस इज कैरीड आउट फॉर पेशेंट्स टू बी ट्रीटेड विद इन पेनिसिलिन एंड हॉर्स एंटी सीरम। तो यहाँ पर है कि सेंसिटिविटी टू हाइपर सेंसिटिविटी टू द डाइल्यूटेड सब्सटेंस इज कैरीड आउट फॉर पेशेंट टू बी ट्रीटेड विद पेनिसिलिन और हॉर्स एंटी सीरम से उसको हम लोग ठीक कर पाते हैं। For the demonstration of an experimentation and experimentation with anaphylaxis, guinea pigs are preferred as they react uniformly and intense. Anaphylaxis can also be elicited in other vertebrate। तो यहाँ पर है कि for demonstration and experimentation with anaphylaxis, guinea pigs are preferred as they react uniformly and intensely. Anaphylaxis can also be elicited in other vertebrate such as mouse, rat, rabbit and dogs, but the principal site of reaction हो गया shock organ may vary from species to species। तो यहाँ पर है but the principal site of reaction shock organ may vary from species to species। For example, the shock organ for generalized anaphylaxis, तो हो गया the shock organ for generalized anaphylaxis is lungs in guinea pig, ब्रोंकियल हो गया इंटेस्टाइन इन रैट, हार्ट एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स इन रैबिट। तो हार्ट हो गया एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स इन रैबिट, हिपैटिक वेन इन डॉग एंड लंग्स, ब्रोंकियल एंड लैरिंग्स इन मैन। तो यहाँ पर है कि जनरलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस जो अकर्स होता है लंग्स इन ग्वानिया पिग में अकर्स होता है, जो ब्रोंकियल में अकर्स होता है। फिर इंटेस्टाइन इन रैट में ये जनरलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस अकर्स होता है। फिर हार्ट एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स इन रैबिट में अकर्स होता है। फिर हिपैटिक वेन इन डॉग में अकर्स होता है। फिर लंग्स यानी कि ब्रोंकियोल्स में ये मैन में अकर्स होता है, ब्रोंकियोल एंड लैरिंग्स में। दीज डिफरेंसेस अमॉन्ग डिफरेंट स्पीसीज आर कंसिडर्ड to be due to the difference in the distribution of effector cells or the reactivity of the released active mediator पर ये अलग अलग डिपेंड करता है। when the antigen injected the skin, जैसे यहाँ पर जब एंटीजन को हम स्किन के अंदर भेजते हैं यानी कि इंट्राडर्मली, बेसिक रिएक्शंस सिमिलर टू दोज इन केस ऑफ सिस्टमैटिक एनाफाइलेक्सिस occurs when the antigen is injected into the skin intradermally. Basic reactions similar to those in the case of systemic anaphylaxis occurs in miniature, और तब ये systemic anaphylaxis occurs in miniature form at the local site. This is known as cutaneous anaphylaxis. It is characterized by transient redness. तो when the antigen is injected into the skin, the basic reaction, उसके बाद बेसिक रिएक्शन अकर्स होता है। Those in the case of systemic anaphylaxis occurs in miniature form at the local site. This is known as क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांजिएंट रेडनेस अकर्स होता है, इचिंग एंड लोकल स्वेलिंग होता है जिसको इरीथेमा कहते हैं। बिगिनिंग विद इन 2 से 3 मिनट्स आफ्टर द एंटीजन इंजेक्टेड एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल अपीयरेंस विद इन हाफ एंड आवर। वे लगभग आधा से 1 घंटा में वे फिर से नॉर्मल अकर्स हो जाते हैं। द पेल एलिवेटेड इरेगुलर व्हील लाइक स्वेलिंग फॉर्मेशन इज नोन एज द व्हील रिस्पॉन्स। जो पेल कलर का और एलिवेटेड थोड़ा सा उठ जाता वहाँ पर इरेगुलर और व्हील लाइक स्वेलिंग फॉर्मेशन इज नोन एज द व्हील रिस्पॉन्स ये कहलाता है। नियरली 10% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज प्रोन टू हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स द एनाफाइलेक्टिक, जिसको IgE कहते हैं, यानी कि 10% जो ह्यूमन है प्रोन टू हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स ऑफ द एनाफाइलेक्टिक IgE टाइप 2 एक्सटेंसिक
environmental allergens such as airborne pollen of ragweed, grasses, plants, fungi, parasitic animal, pterodactyls, mites, insects. Nearly 10% of the human population prone to hypersensitivity response of anaphylactic Ig type to extrinsic और environmental allergen से Ig occurs होता है सच एज एयरबॉर्न pollen ऑफ ragweed। फिर ग्रासेस से भी एलर्जेंस होता है, फिर प्लांट से, फंगी से, पैरासाइट एनिमल, डेंडर, फिर माइट इन डस्ट, सर्टेन फूड से भी होता है। एज ए क्लास दीज एंटीजेंस हैव बीन फाउंड टू रिलेटिवली रेसिस्टेंस टू प्रोटियोलाइटिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर है कि as a class these antigens have been found to be relatively resistant to प्रोटियोलाइटिक डिस्ट्रक्शन। तो ये काम करता है कि इस तरह क्लास होता है दिस एंटीजन हैव बीन फाउंड, देखा जाता है कि रेसिस्टेंट टू प्रोटियोलाइटिक डिस्ट्रक्शन में ये रेसिस्टेंट होते हैं इस तरह के अगर ये अकर्स होते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ द एलर्जेंस। Contact of the allergens with cell bound and Ig, contact of the allergen with the cell bound Ig in bronchial trees, the nasal mucosa, the conjunctival tissue and the skin release mediator anaphylaxis and produce the symptoms of asthma, hay fever or wheal or erythema as the case may be। Unfortunate individuals sensitized to food such as strawberry or shrimps develop the erythema type of skin reaction due to allergens absorbed by gut and brought to site of the skin by blood stream. It is observed that the tendency to develop this form of allergy is हेरिटेबल। और ये भी देखा गया कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट टेंडेंसी टू डेवलप दिस फॉर्म ऑफ एलर्जीज हेरिटेबल ये होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ द सीरम। अब यहाँ पर और बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ द सीरम फ्रॉम अ सेंसिटाइज्ड पर्सन। ट्रांसफ़र ऑफ द सीरम, अगर सीरम को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ द सीरम फ्रॉम सेंसिटाइज्ड पर्सन जो आईजी से सेंसिटाइज्ड है, इवन इन ए स्मॉल क्वांटिटी में भी वो क्यों ना हो, जैसे 50 माइक्रोलीटर, आफ्टर एक्सटेंसिव डाइल्यूशन 1000 फोल्ड और मोर कैन पैसिवली सेंसिटाइज द स्किन ऑफ नॉर्मल पर्सन सच पैसिव क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस। तो सच पैसिव क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस elicited simply and safely helped in understanding the mechanism of process। तो यहाँ पर है कि ट्रांसफ़र ऑफ द सीरम फ्रॉम अ सेंसिटाइज्ड पर्सन इवन इन ए स्मॉल क्वांटिटी 50 माइक्रोलीटर आफ्टर एक्सटेंसिव डाइल्यूशन 1000 फोल्ड और मोर कैन पैसिवली सेंसिटाइज स्किन ऑफ नॉर्मल पर्सन सच पैसिव क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस, इसको पीसीए कहते हैं, इलिसिटेड सिंपली एंड सेफली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ आईजी स्किन सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज वर रिकॉग्नाइज्ड। उस समय स्किन सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज्ड हो चुका था एंड नेम्ड, और उसका नाम पड़ा था रीजिन नाम पड़ा था, टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर एंटीबॉडी, जो कि अदर एंटीबॉडी से भी अलग था। आफ्टर 1 डे एंड अप टू एज लॉन्ग एज 4 वीक ऑफ पैसिव ट्रांसफ़र ऑफ सेंसिटाइजिंग, यानी कि 1 दिन के बाद और 4 सप्ताह पहले पैसिव ट्रांसफ़र ऑफ सेंसिटाइजिंग सीरम, द इंजेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीजन इनटू same site of the skin elicits the wheal and erythema response। The latent period of 10 to 20 hours in between the transfer of the serum and injection of the antigen seems to be necessary, possibly for the binding of antibodies tissue cell receptors। The half-life of IgE in the serum is only 2 to 3 days, but once bound to its
its receptor on mast cell and basophil. IgE is stable for a number of weeks. IgE वह स्टेबल होता है नंबर ऑफ वीक्स के लिए. द हाफ लाइफ ऑफ आईजी सीरम इज ओनली 2 से 3 डे होता है, लेकिन जब रिसेप्टर से बाइंड कर लेता है तो वह 1 सप्ताह तक, मतलब फॉर अ नंबर ऑफ बहुत सप्ताह तक वे अपना इफेक्ट करते रहता है. और यहाँ पर है कि दिस पैसिव ट्रांसफर रिस्पॉन्स इज नोन एज द प्रोसनिटज कुस्टर. यहाँ पर है प्रोसनिटज कुस्टनर, जिसको पीके कहते हैं. दिस पैसिव ट्रांसफर रिस्पॉन्स इज नोन एज द प्रोसनिटज कुस्टनर पीके रिएक्शन. आफ्टर द प्रोसनिटज एंड कुस्टनर के द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया था इन 1921. प्रोसनिटज इन 1921 प्रोसनिटज पैसिवली ट्रांसफर्ड सेंसिटिविटी टुवार्ड सर्टेन फिश. कुछ फिश में वे ट्रांसफ़र किए टू नॉर्मल इंडिविजुअल बाय ट्रांसफरिंग सीरम फ्रॉम कुस्टनर हु वाज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द फिश, जो कि वे फिश से ज़्यादा ही सेंसिटिव था. एलर्जिक पेशेंट्स आर कॉमनली इंजेक्टेड इंट्राडर्मली विद एक्सट्रैक्ट ऑफ several environmental allergens to find out those which can induce the feel and erythema response and thus identification of the specific etiologic antigen. यहाँ पर है कि and thus the identification of the specific etiologic antigen is possible. पैसिव क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस, जिसको पीसीए कहते हैं, पैसिव क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस एंड पीके रिएक्शंस आर फंडामेंटली द सेम. तो ये जो होते हैं वह पैसिव क्यूटेनियस एनाफाइलेक्सिस एंड पीके रिएक्शंस, ये दोनों फंडामेंटली सेम होता है. तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में इतना सारा बात को समझे हैं. उसी तरीक़ा से अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में देख लेते हैं इसी वीडियो में. एक्सप्लेन अबाउट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. Type 2 hypersensitivity reaction cause the destruction of tissue cell by involving the IgM and IgG class of antibodies. तो टाइप 2 hypersensitivity reaction cause the destruction of tissue. तो टाइप 2 ये डिस्ट्रक्शन करता है कौन? बाय इन्वॉल्विंग द IgM and IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडीज, नॉट IgE. तो यहाँ पर है इन्वॉल्विंग IgM and IgG क्लास, ये आता है. In most cases, such antibodies are isohemagglutinin. तो such antibodies are isohemagglutinin. होस्ट हो गया इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट द AB ब्लड ग्रुप एंटीजन और ऑटो एंटीबॉडीज. तो यहाँ पर है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू सेल बाय इन्वॉल्विंग, यानी कि टिश्यू सेल को ये डिस्ट्रक्शन करता है किसके इन्वॉल्विंग से? IgM एंड IgG के इन्वॉल्विंग से ये टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करता है और नॉट IgE. इन मोस्ट केसेस सच एंटीबॉडीज आर आइसोहीम एग्लूटिनिन होता है. आइसोहीम एग्लूटिनिन यानी कि होस्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट AB ब्लड ग्रुप एंटीजन और ऑटो एंटीबॉडीज से भी कभी कभी ये कर्स हो जाते हैं. टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. एंटीबॉडीज कॉज द लाइसिस ऑफ एंटीजन, जो एंटीबॉडीज होता है कॉज द लाइसिस ऑफ एंटीजन बियरिंग सेल इन 3 वेज. तो एंटीबॉडीज कॉज द लाइसिस ऑफ एंटीजन बियरिंग सेल इन 3 वेज. तो एंटीबॉडीज कॉज द लाइसिस ऑफ एंटीजन बियरिंग सेल इन 3 वेज में यह कर सकता. सबसे पहला है कि बाय द एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन क्लासिकल पाथवे, यानी कि बाय एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन क्लासिकल पाथवे. बी में हो गया बाय ऑप्सोनाइजेशन ऑफ एंटीजेनिक सेल, बाय ऑप्सोनाइजेशन ऑफ एंटीजेनिक सेल्स इनेबलिंग द फैगोसाइटिक सेल्स, बाय ऑप्सोनाइजेशन ऑफ एंटीजेनिक सेल्स enabling the phagocytic cells with FC or C3b. तो by opsonization of antigenic cell enabling the phagocytic cells
with FC or C3b receptor to bind and phagocytose the cells। सी में हो गया बाय प्रोमोटिंग एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। बाय प्रोमोटिंग एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी जिसको एडीसीसी कहते हैं। टाइप ऑफ किलिंग बाय साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स बियरिंग एफसी रिसेप्टर्स। तो तीनों यहाँ पर मैकेनिज्म फिर से पढ़ देते हैं कि तीन तरह से ये कर्स होते हैं। एंटीबॉडीज कॉज लाइसिस ऑफ एंटीजन बियरिंग सेल, जिस सेल में एंटीजन होता है। एंटीबॉडीज कॉज द लाइसिस ऑफ एंटीजन बियरिंग सेल इन 3 वेज। पहला हो गया कि बाय एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन क्लासिकल पाथवे। बाय एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन क्लासिकल पाथवे। बी में हो गया ऑप्शनाइजेशन ऑफ एंटीजेनिक सेल्स इनेबलिंग द फैगोसाइटिक सेल्स विथ एफसी और C3b रिसेप्टर टू बाइंड एंड फैगोसाइटोज द सेल। सी हो गया बाय प्रोमोटिंग एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी जिसको एडीसीसी कहते हैं। टाइप ऑफ किलिंग बाय साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स बियरिंग एफसी रिसेप्टर। ऑन ट्रांसफ्यूजन मिसमैच्ड रेड सेल्स गेट कोटेड। ऑन ट्रांसफ्यूजन के समय मिसमैच्ड रेड सेल गेट कोटेड विथ आइसोहीम agglutinins and set acute hemolytic transfusion reactions। Similar hemolytic reaction are observed in the newborn due to RH incompatibility के कारण। On transfusion mismatched red cells get coated with isoheme agglutinin and set acute hemolytic transfusion और ये एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स होता है। सिमिलरली हीमोलाइटिक रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड इन द न्यू बॉर्न। तो हीमोलाइटिक रिएक्शन न्यू बॉर्न ड्यू टू RH इनकॉम्पेटिबिलिटी विद इट्स मदर स्पेशली इन द केस ऑफ सेकेंड बेबी में ये अकर्स होते हैं। फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होता। और यहाँ पर उसका कुछ मैकेनिज्म बताया जा रहा है। रेडियो एलर्जॉर्बेंट टेस्ट के बारे में, RAST जिसको कहते हैं। तो इस मैकेनिज्म को यहाँ पर सबसे पहले है पेपर डिस्क और एगारोज बीड हो गया और उसमें एंटी IG कपल्ड टू सॉलिड फेज और उसके बाद पेशेंट IG है तो ये रिएक्शन करता है। यानी कि देख रहे ए में क्या है तो रेडियो इम्यूनोजॉर्बेंट टेस्ट RIST रेडियो इम्यूनजॉर्बेंट टेस्ट ये दोनों रिएक्शन करता है। और यहाँ पर रेडियो लेबल्ड एंटी IG यहाँ पे है। तो फाइनली ये रिएक्शन करके काउंट बाउंड लेवल ये बनाता है। और उसका नीचे देखते हैं रेडियो एलर्जॉर्बेंट टेस्ट और यहाँ पर रेडियो इम्यूनजॉर्बेंट टेस्ट है। तो एलर्जन कपल्ड टू सॉलिड फेज, ये सॉलिड फेज में है। ऊपर भी जो देखे थे वह सॉलिड फेज में था। पेशेंट IG है। नॉन स्पेसिफिक IG इज वास्ट अवे, जो नॉन स्पेसिफिक IG होते हुए अलग हो जाते हैं और रिएक्शन इस तरह से अकर्स होता। फिर रेडियो लेबल्ड एंटी IG है। फिर यहाँ पर काउंट बाउंड लेवल इस तरीके से हो गया। तो क्लिनिकल टेस्ट फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बाय असेसिंग द सीरम लेवल ऑफ IG, यानी कि क्लिनिकल टेस्ट फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बाय असेसिंग द सीरम लेवल ऑफ IG। ए हो गया द रेडियो इम्यूनजॉर्बेंट टेस्ट। ए हो गया द रेडियो इम्यूनोजॉर्बेंट टेस्ट जिसको RIST कहते हैं। क्लिनिकल टेस्ट फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बाय असेसिंग द सीरम लेवल ऑफ IG। ये हो गया द रेडियो इम्यूनोजॉर्बेंट टेस्ट RIST। क्वांटिफाइज नैनोग्राम, ये नैनोग्राम में आता है। द रेडियो इम्यूनोजॉर्बेंट टेस्ट RIST क्वांटिफाइज नैनोग्राम अमाउंट ऑफ सीरम IG। बी में हो गया रेडियो एलर्जॉर्बेंट टेस्ट RAST मेजर्स नैनोग्राम अमाउंट ऑफ सीरम IG स्पेसिफिक फॉर अ पार्टिकुलर एलर्जेंस के लिए पहचाने जाते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव टारगेट सेल हो गया और यहाँ पर लाइसिस अकर्स होता है। फिर टाइप 2 सेकेंड में देखते हैं कि टारगेट सेल C3R
फिर FCR ये फैगोसाइटोसिस अकर्स होते हैं। फिर यहाँ पर 3 में लाइसिस अकर्स होता है। तो लाइसिस ऑफ एंटीबॉडीज कोटेड टारगेट सेल इन साइटोटॉक्सिक टाइप हाइपर सेंसिटिविटी 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया। 2 कॉम्प्लीमेंट मतलब सी मेडिएटेड लाइसिस। तो टाइप 1 में कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस अकर्स होता है। 2 में फैगोसाइटोसिस। 3 में ADCC टाइप के सेल मेडिएटेड लाइसिस। M5 मैक्रोफेज और फैगोसाइटिक सेल। C कॉम्प्लीमेंट। C3BR रिसेप्टर फॉर C3B कॉम्प्लीमेंट। तो फिगर में इतना सारा बात यहाँ पर दिया हुआ है कि अलग अलग सारा दिया हुआ है। तो लाइसिस ऑफ एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल इन साइटोटॉक्सिक टाइप्स 1 में देख रहे हैं कि लाइसिस ऑफ एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल हो रहा है, और दूसरा में फैगोसाइटोसिस, तीसरा में ADCC टाइप के सेल मेडिएटेड लाइसिस ये है। और M5 मैक्रोफेज और फैगोसाइटिक सेल। C कॉम्प्लीमेंट C3BR रिसेप्टर फॉर C3B कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और डिजीज बात करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन मैकेनिज्म। द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप इनटू अ रिसिपिएंट पोसेसिंग एंटीबॉडीज। तो टाइप 2 में देख रहे हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स होता है। द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप इनटू अ रिसिपिएंट पोसेसिंग एंटीबॉडीज to the blood group antigen result in a transfusion reaction. Detail of the human blood group compatibility। यहाँ पर डिटेल बताया जा रहा है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप compatibility and the ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हैव बीन डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ चैप्टर 12 में यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन कारण दिया हुआ। टू ट्रीट द केस ट्रांसफ्यूजन शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। अगर यहाँ पर है कि इस ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड अगर हटाना चाहते हो, ट्रांसफ्यूजन शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली एंड यूरिन फ्लो शुड बी मेंटेन्ड विद डायूरेटिक टू गेट रीड ऑफ टॉक्सिसिटी। को हटाने के लिए यूरिनेटेड करना चाहिए ऑफ हीमोग्लोबिन टू द किडनी। द इमीडिएट onset of reactions। The immediate onset of reaction usually associated with ABO blood group incompatibilities। The individual receiving repeated transfusion। The individual receiving repeated transfusion of ABO compatible blood may show delayed hemolytic transfusion reaction। The immediate onset of reaction is usually associated with ABO blood group incompatibilities। The individual receiving repeated transfusion of ABO compatible blood may show delayed hemolytic transfusion reactions due to the incompatibilities for other blood group antigen। The reaction usually develop after 2 to 6 days of transfusion and show the second nature of immune reaction। और ये second तरह का ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। और IgG अगेंस्ट अ नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप। IgG अगेंस्ट अ नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप मेम्ब्रेन एंटीजेंस। IgG against a number of blood group membrane antigen is involved in this response। IgG against a number of blood group membrane antigen is involved in this response। The antigen could be ABO। The antigen could be ABO, RH, फिर KIID, Kale and Duffy। Since IgG is less effective than IgM, IgG is less effective than IgM in activating the complement the transfused red blood cells and destroy the extravascular site by agglutination, opsonization, subsequent phagocytosis by macrophages। The symptoms for the delayed reaction are fever, increased bilirubin, mild jaundice following anemia, no hemoglobin in plasma, or urine is indicative of destruction of RBC at extravascular site। तो इस तरह के यहाँ पर देखें कि किस तरीके से अकर्स होता है। तो द इमीडिएट onset of reaction usually associated with
ABO blood group incompatibilities. The individual receiving repeated transfusion of ABO compatible blood may show delayed hemolytic transfusion reaction due to incompatibilities for other blood group antigen. The reaction usually develop after 2 to 6 days of transfusion and show the secondary nature of immune reaction. IgG against a number of blood group membrane antigen is involved in this response. The antigen could be ABO, Rh, KIDD, KL and F. Since IgG is less effective than IgM in activating the complement, the transfused red blood cells are destroyed at the extravascular site by agglutination, opsonization, and subsequent phagocytosis by macrophages. The symptoms for the delayed reactions are fever, increased bilirubin, mild jaundice followed by anemia. No hemoglobin in plasma or urine is indicative of destruction of RBCs at extravascular site. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस के बात करते हैं तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस मोस्ट कॉमनली डेवलप व्हेन RH mother is carrier and RH fetus is expressed the RH antigen on its blood cells. During pregnancy, fetal blood is separated from the mother's circulation by layer of trophoblast cell in placenta. During pregnancy, fetal blood is separated from the mother's circulation by layer of trophoblast cells in the placenta at the time of delivery. However, separation of the placenta from the uterine wall allows large amount of fetal umbilical cord blood. तो यहाँ पर है कि however separation of the placenta from the uterine wall allows large amount of fetal umbilical cord blood to enter mother's circulation. These fetal red blood cells get a chance to activate B cell. These fetal red blood cells get a chance to activate B cell of the Rh negative mothers to produce antibodies and memory cell specifically against the Rh antigen. The IgM antibodies initially produced clear the Rh positive fetal red cells. The IgM antibodies initially produced clear the Rh fetal red cells from the mother's circulation. However, the memory B cell remain a threat to the Rh positive fetus in any subsequent pregnancy. In a subsequent pregnancy, Rh पॉजिटिव, तो यहाँ पर फिर से अच्छे से पढ़ते हैं इस लाइन से कि amount of fetal umbilical cord blood to enter the mother circulation. These fetal red blood cells get a chance to activate B cells of the Rh negative mother to produce antibodies and memory cells specifically against the Rh antigen. The IgM antibody initially produced clear the Rh positive fetal red cells from the mother's circulation. However, the memory B cell remain a threat to the Rh positive fetus in any subsequent pregnancy. In subsequent pregnancy, Rh positive RBCs. In a subsequent pregnancy, Rh positive RBCs from the fetus entering into the mother's circulation through any small leakage. Rh positive RBCs जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द फीटस एंटरिंग इनटू मदर सर्कुलेशन में जाता है थ्रू एनी स्मॉल लीकेज इन द प्लासेंटा एक्टिवेट्स, और प्लासेंटा एक्टिवेट करता है मेमोरी सेल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटी RH वे बनाता है IgG एंटीबॉडीज विच क्रॉस द प्लासेंटा. जो IgG एंटीबॉडीज होता है वह प्लासेंटास क्रॉस करता है एंड डैमेज द फीटल रेड ब्लड सेल्स को वो डैमेज करता है. कंसिक्वेंटली माइल्ड टू सिवियर एनीमिया कैन डेवलप द इन द फीटस. यहाँ पर है कि माइल्ड टू सिवियर एनीमिया कैन डेवलप इन द फीटस, sometimes proving fatal
इवन इन द लाइफ बर्थ बिलीरुबिन डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर है कि इवन इन द लाइफ बर्थ बिलीरुबिन डिराइव्ड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन पोसेस एन एडिशनल थ्रिएट टू न्यू बॉर्न। द लिपिड soluble bilirubin में accumulate in the brain and cause severe brain damage। यहाँ पर लिपिड soluble bilirubin में accumulate in the brain and cause severe brain damage ये cause कर सकता है। द काउंटर इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस द टू काउंटर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस द RH negative mother should be injected। RH negative mother should be injected with antibodies to RH एंटीजन विद इन 24 से 48 घंटा के अंदर में आवर्स आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी। द एंटीबॉडीज कॉल्ड रोगम कहलाता है। एंटीजन जो होता है वह एंटीबॉडीज कहलाता है रोगम। बाइंड टू एनी फीटल आरएच पॉजिटिव सेल्स। यहाँ पर है कि द एंटीबॉडीज कॉल्ड रोगम बाइंड टू एनी फीटल आरएच RBC that enters the mother circulation at the time of delivery and facilitates their clearance before they get a chance to activate B cell and generate memory cell. Then the RH negative mother is not likely to produce IgG and RH antibodies to her RH negative fetus in the subsequent pregnancy. In case a mother has not been treated with rhogam, a rise in serum IgG. In case a mother has not been treated with rhogam, a rise in serum IgG antibodies titer against the RH positive antigen at intervals during pregnancy. In case a mother has not been treated with रोगम अराइज इन सीरम IgG एंटीबॉडी जब ज़्यादा रहता है तो उस समय रोगम नहीं दिया जाता है। एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट द RH पॉजिटिव एंटीजन एट इंटरवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन बी डिटेक्टेड बाय द कोम्स टेस्ट। वो कोम्स टेस्ट से RH एंटीजन को पता कर सकती है। इफ़ मैटरनल IgG इज बाउंड टू द फीटल RBCS। यहाँ पे है कि इफ़ मैटरनल IgG is bound to the fetal RBCS, the cells agglutinate with the Combs reagent। तो यहाँ पर है कि if maternal IgG is bound to the fetal RBCS, the cells agglutinate with Combs reagent depending on the severity of the reactions or the mother's antibody level. In extreme cases, the fetus can be given intrauterine blood exchange. Depending on the severity of the reactions or the mother's antibody level, in extreme cases the fetus can be given intrauterine blood exchange transfusion with RH negative red blood cells after every 10 से 21 डेज इंटरवल until delivery। यहाँ पर है कि depending on the severity of the reaction for the mother's antibody level. In extreme cases, the fetus can be given intrauterine blood exchange transfusion with RH negative red blood cells after every 10 से 21 days interval until delivery. In less severe cases, a blood exchange transfusion is made right after the birth। तो यहाँ पर है कि in less severe case a blood exchange transfusion is made। In less severe case a blood exchange transfusion is made right after the birth, primarily to remove bilirubin। In less severe case blood exchange transfusion is made right after the birth, primarily to remove bilirubin। The infant is also exposed to low levels of ultraviolet light। The infant is also exposed to low levels of ultraviolet light to break down the bilirubin and prevent cerebral damage। तो कम अल्ट्रावायलेंट लाइट से ये होता है। प्लाज्मा फेरेसिस इज एन अदर मेथड फॉर क्राइसिस management in RH incompatibility। With the help of machine, the blood cells and plasma of the mother's blood are separated। The plasma containing the anti-RH antibody is discharged
डिस्कार्डेड यहाँ पर है कि द प्लाज्मा कंटेनिंग द एंटी RH एंटीबॉडी डिस्कार्डेड एंड द सेलुलर फ्रैक्शन इज री इन्फ्यूज्ड इनटू द मदर्स इन एल्बुमिन और फ्रेश प्लाज्मा सॉल्यूशन। अब बात करते टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। तो एंटीजन एंटीबॉडी जिसको इम्यून कहते हैं, एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इनिशिएटेड द थर्ड टाइप ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। द कॉम्प्लेक्सेस फिक्स कॉम्प्लीमेंट जिसको सी कहते हैं, द कॉम्प्लेक्सेस फिक्स कॉम्प्लीमेंट सी रिजल्टिंग सी फ्रैगमेंट C3A ETC acting as anaphylotoxin cause histamine release with an increase in vascular permeability. Antigen antibody complexes initiate the third type of immediate hypersensitivity reaction. The complexes fix complement the C resulting C fragment C3A etc acting as anaphylotoxin cause histamine release with an increase in vascular permeability and formation of edema. Neutrophils are also attracted by C5a. Neutrophils are also attracted by C5a and C567 to the site of complexes localized on the wall of the blood vessels between endothelial cells. टाइप 3 ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में देख रहे हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस इनिशिएट द थर्ड इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। द कॉम्प्लेक्सेस फिक्स कॉम्प्लीमेंट सी रिजल्टिंग सी फ्रैगमेंट्स जिसमें C3 आ गया, इस तरह से बनता है। एक्टिंग एज एनाफाइलोटॉक्सिन कॉज हिस्टामिन रिलीज with an increase in vascular permeability and formation of edema. Neutrophils are also attracted by C5a and C567 to the site of complexes localized on the wall of the blood vessels between endothelial cells and the internal elastic membrane. The release of lysosomal enzyme including collagenase from neutrophils cause tissue damaging, characteristically small blood vessels, vasculitis leading to inflammation. Classical reaction of this type जो है अर्थरस रिएक्शन एंड सीरम सिकनेस इसका ज़्यादा ये उदाहरण है। तो यहाँ पर है कि द रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इंक्लूडिंग कोलाजिनेज from the neutrophils cause tissue damaging, characteristically small blood vessels इसको वास्कुलाइटिस कहते हैं, लीडिंग टू इन्फ्लामेशन. क्लासिकल रिएक्शन ऑफ दिस टाइप आर द अर्थस रिएक्शन एंड सीरम सिकनेस ये होते हैं। तो स्मॉल ब्लड वेसल्स और न्यूट्रोफिल देख रहे हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे बना हुआ है। द इम्यून कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स। द immune complex localized in between the endothelial cells and the elastic membrane on the wall of blood vessels. The immune complexes localized in between the endothelial cells and the elastic membrane on the wall of blood vessels activates complexes complement C component resulting in the production of anaphylotoxin. और यहाँ पर है कि एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सी कंपोनेंट रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एनाफाइलोटॉक्सिन व्हिच कॉज एन इंक्रीज इन द वास्कुलर परमियाबिलिटी resulting in the production of anaphylotoxin which cause an increase in vascular permeability and accumulation of neutrophil. The release of lysosomal enzyme from the neutrophils cause tissue damage in small blood vessels. अब अर्थरस रिएक्शन बात करते हैं। अर्थरस रिएक्शन में the French physiologist Maurice Arthurs described this antibody-dependent allergic reaction shortly after the discovery of anaphylaxis. The Arthurs reaction depends on circulation.
The Arthur's reaction depends on circulating antibodies other than the IgE class. The French physiologist Maurice Arthurus described this antibody-dependent allergic reaction shortly after the discovery of anaphylaxis. The Arthurus reaction depends on circulating antibody other than IgE class. तो अर्थरस रिएक्शन में क्या होता है फिर से देख लेते। तो सबसे पहले फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे मॉरिस अर्थरस, उन्होंने इस तरह से बताए थे कि डिस्क्राइब्ड दिस एंटीबॉडी डिपेंडेंट एलर्जिक रिएक्शन। एंटीबॉडी डिपेंडेंट एलर्जिक रिएक्शन अर्थरस रिएक्शन जो होता है वह एंटीबॉडी डिपेंडेंट एलर्जिक रिएक्शन होता है। शॉर्टली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एनाफाइलेक्सिस के डिस्कवरी के बाद इसको खोजा गया। द अर्थरस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी सर्कुलेटिंग के कारण ये होता है आईजी क्लास के छोड़कर। अब यहाँ पर है इन्फ्लामेशन रिएक्शन बाय लोकल स्वेलिंग। Inflammatory reactions by local swellings and erythema appear within 1 से 2 hours following the intradermal injection of antigen। एंटीजन के ये इंट्राडर्मली अगर इंजेक्ट करते हैं तो 1 से 2 घंटा में स्वेलिंग अकर्स हो जाते हैं, यानी कि ऊपर फूल जाते थोड़ा सा स्किन पर। द रिएक्शन इज वली रीच मैक्सिमम बाय 3 से 6 आवर्स ऑफ एंटीजेनिक चैलेंजेज एंड डिसअपियर विद इन 10 से 12 आवर में वे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बाय लोकल स्वेलिंग एंड इरिथेमा अपीयर विद इन 1 से 2 घंटा में अकर्स होता है following the intradermal injection of antigen। The reaction usually reach a maximum by 3 से 6 hour of antigenic challenge and disappear within 10 से 12 hour। A microscopic examination of the reaction site। A microscopic examination of the reaction site shows edema followed by infiltration of neutrophils। Finally localized necrotic patches appear on the wall of the affected blood vessels। Finally localized necrotic patches appears on the wall of the affected blood vessels as the lesions begins to subside। As the lesion begins to subside during 4 to 12 hour period, the neutrophil become necrotic and are replaced by मोनोन्यूक्लियर सेल्स। तो 4 से 12 घंटा में आता है, 4 से 12 आवर्स पीरियड द न्यूट्रोफिल्स बिकम नेक्रोटिक एंड आर रिप्लेस्ड बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स और मैक्रोफेजेज एंड यूसिनोफिल्स। तो यहाँ पर फेस पढ़ लेते हैं कि अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ रिएक्शन साइट शोज। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते जब हम इडीमा का, तो फ्लोड बाय इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। फाइनली लोकेलाइज्ड नेक्रोटिक पैचेज appear on the wall of the affected blood vessels as the lesion begins to subside during the 4 से 12 hours period, the neutrophils become necrotic। The neutrophils become necrotic and are replaced by mononuclear cells और macrophages and eosinophils। macrophages जो होते हैं helps in the phagocytosis of the immune complexes। तो यहाँ पर है कि by mononuclear cells और macrophages and eosinophils। Macrophages helps in the phagocytosis of the immune complexes and their degradation and the inflammation disappear in the course। और इन्फ्लामेशन इसी के दौरान यहाँ पे ख़त्म हो जाते। तो यहाँ पर है कि 4 से 12 घंटा के दौरान द न्यूट्रोफिल्स बिकम नेक्रोटिक। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वह नेक्रोटिक बन जाता है एंड आर रिप्लेस्ड बाई मोनोन्यूक्लियर सेल्स में रिप्लेस्ड हो जाते हैं और माइक्रोफेजेज में बन जाते हैं एंड यूसिनोफिल में। मैक्रोफेजेज जो होते हैं हेल्प्स द फैगोसाइटोसिस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड देयर डिग्रेडेशन एंड इन्फ्लामेशन डिसअपियर। इस दौरान यह इन्फ्लामेशन खत्म हो जाते हैं। द रिएक्शन डज नॉट अकर्स ओनली इन द स्किन, इट कैन टेक प्लेस ऑलमोस्ट एनीवेयर, कहीं भी अकर्स हो सकता है। सच एज द पेरिकार्डियल सैक, साइनोवियल ज्वाइंट और सेंसिटाइज्ड कॉर्निया। तो यहाँ पर है कि द रिएक्शन डज नॉट अकर्स ओनली इन द स्किन, इट कैन टेक
place almost anywhere, such as in the pericardial sac, synovial joint और sensitized cornea में occurs हो सकता है. The passive cutaneous form of the Arthros reaction. The passive cutaneous form of the Arthros reaction can be induced in a non-sensitized recipient by injecting antiserum intradermally and then the antigen intradermally at the same site of intravenously. तो यहाँ पर है कि the passive cutaneous form the Arthros reaction can be induced in a non-sensitized recipient by injecting antiserum intradermally and then the antigen intradermally the same site or intravenously. Hypersensitivity pneumonitis, extrinsic allergic alveolitis arising due to the inflammation of organic dust. Hypersensitivity pneumonitis or extrinsic allergic alveolitis arising due to the inhalation of organic dust are clinical manifestation or Arthros type reaction. The inhaled antigens may originate from fungi or insect. The inhaled antigen may originate from the fungi or insect or may be heterologous proteins such as avian ones in bird handlers pneumonitis. तो यहाँ पर है कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वियोलाइटिस अराइजिंग ये जो होते हैं यानी कि न्यूमोनाइटिस चाहे एल्वियोलाइटिस अराइजिंग ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ ऑर्गेनिक डस्ट आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्थरस टाइप reaction. The inhaled antigen may originate from fungi or insect or may be heterologous proteins such as the avian one in bird handlers pneumonitis. Symptoms of the acute disease are chills, cough, dyspnea and fever. 4 से 6 घंटा इनहेलेशन के बाद अकर सकता है. ऑफ द रिस्पॉन्सिबल एंटीजन relief from these symptoms usually occurs within 12 to 18 hours के बीच में occurs होता है. The Arthros reaction can be blocked. The Arthros reaction can be blocked by depletion of complement. The Arthros reaction can be blocked by depletion of complement with cobra venom factor or of neutrophil by nitrogen mustard or specific anti-neutrophil sera. The Arthros reaction can be blocked by the depletion of complement. The Arthros reaction can be blocked by the depletion of complement C3 with cobra venom. तो ये यहाँ पर है कि आर्थरस रिएक्शन कैन बी ब्लॉक्ड बाय डिप्लीशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट विथ कोबरा वेनम फैक्टर और ऑफ न्यूट्रोफिल बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड और स्पेसिफिक एंटी न्यूट्रोफिल सीरा. अब सीरम सिकनेस बात करते हैं. तो सीरम सिकनेस classically refers to the symptoms and reactions seen in patients 7 days से लेकर 3 weeks after the injection of heterologous antiserum obtained from horse or rabbits for therapy of bacterial, viral और other infections को ये ठीक करने के लिए दिया जाता है और ये सीरम सिकनेस अकर्स करता है. द सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, malaise, urticarial and erythematous skin rashes, painful swollen joints, swollen lymph node, फिर है splenomegaly and decreases in the serum complement level. These results from the deposition of soluble antigen antibody complexes in tissue throughout the body. The symptoms and reactions usually subside within 1 to 2 weeks. During the lag period of about a week after introducing of antigen or heterologous serum antibodies against the antigen are produced. When the amount of
antigen. When the amount of antigen in excess, the formation of antigen antibody complexes in initiated, and IgM are the antibody classes normally involved in the formation of immune complexes. तो यहाँ पर है कि during the lag period of about 1 week after the introduction of the antigen or heterologous serum antibodies against the antigen are produced. When the amount of antigen is excess, जब antigen का amount excess होगा, the formation of antigen antibody complexes is initiated, and IgM are the antibody classes normally involved in the formation of immune complexes. तो जब अमाउंट ऑफ एंटीजन इज एक्सेस, द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस इनिशिएटेड होता है, एंड आईजीएम आर द एंटीबॉडी क्लासेस नॉर्मली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस. A variety of bacteria and viruses and some drugs may act as foreign extrinsic antigen. A variety of bacteria and viruses and some drugs may act as foreign extrinsic antigen to produce immune complex disorder. In many cases, the drugs may act as haptens. तो यहाँ पर a variety of bacteria and viruses and some drugs may act as foreign extrinsic antigen to produce immune complex disorder. कुछ बैक्टीरिया कुछ ड्रग जो एक्सट्रिंसिक एंटीजन टू प्रोड्यूस इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजॉर्डर करता है. इन मेनी केस द ड्रग्स में एक्ट एज हेप्टेंस बाउंड टू सीरम प्रोटीन. इन मेनी केस द ड्रग में एक्ट एज हेप्टेंस bound to serum protein to elicit appropriate antibody response and the later immune complex deposition. DNA can act as an endogenous antigen as in the systemic lupus erythematosus. DNA act as an endogenous antigen as in the systemic lupus erythematosus disease. Serum sickness can be described as having both anaphylactic and arthritis aspects. It involves vasoactive amines, immune complex, neutrophils, inflammation, and urticarial skin lesion. It is more of disseminated form of the arthritis reaction in which antigen in excess first serve as immunogen and then as the reacting एंटीजन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ एंटीबॉडी. तो यहाँ पर है 0, 5, 10, 15 एंड 20 डेज. तो कंसंट्रेशन इन ब्लड फिगर में ये बताया जा रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को सीरम सिकनेस एज द कॉम्प्लेक्सेस फिक्स द कंपोनेंट द कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पर है कि द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस कॉजेज सीरम सिकनेस एंटीजन. The complexes fix the complement. The complement level in the blood drops. The complement level in the blood drops with the peak of the complex. This drop helps in clinical diagnosis of disease. The peak of symptoms corresponds with peak the immune complexes. तो यहाँ पर peak level एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बना हुआ है इस तरह के. यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये है, और यहाँ पर एंटीबॉडी इस तरह से ये है और एंटीजन इस तरह से, दोनों यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. और यहाँ पर देखेंगे ये जो इस तरह कॉम्प्लेक्स बनता है ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनता है और यही सीरम सिकनेस को बताता है. इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फीचर सेकेंडरी to the formation and deposition of immune complexes are collectively known as immune complex disorder. Immune complex disease में बात करते हैं तो disease associated with significant clinical feature secondary to the formation and deposition of immune complexes are collectively known as immune complex disorder. अब बात करते हैं glomerulonephritis. Glomerular nephritis. During the arthritis reaction and serum sickness, the immune complexes often deposit in the glomerular blood vessels of the kidney, causing
obstructive inflammatory lesion. During the Arthur's reaction and serum sickness, the immune complex. During the Arthur's reaction and serum sickness, the immune complex often deposit in glomerular blood vessels. During the Arthur's reaction and serum sickness, the immune complex often deposit in glomerular blood vessels of the kidney, causing obstructive inflammatory lesion of the blood vessels and glomerulonephritis, which may lead to renal failure. यहाँ पर during the Arthur's reaction and serum sickness, the immune complex often deposit, ये डिपॉजिट करता है in glomerular blood vessels of the kidney, causing obstructive inflammatory lesion of the blood vessels and glomerulonephritis, which may lead to renal failure को ये लीड करता है. The immunofluorescence study of kidney biopsies. The immunofluorescence study of kidney biopsies show lumpy deposit of antigen antibody C complex together beneath the glomerular endothelium. Antigens have been identified in some cases, such as malarial antigen in nephritis associated with malarial and DNA in systemic lupus erythematosus. फिर है good pastures disease is rare form of glomerulonephritis in man. Good pasture disease is rare form of glomerulonephritis in man. Sometimes chronic deposition of immune complexes. Sometimes chronic deposition of immune complexes may occur at extraglomerular renal structure. Sometimes chronic deposition of immune complexes may occur at extraglomerular renal structure, including the interstitium, Bowman's capsule and the wall of peritubular capillaries. तो यहाँ पर है sometimes chronic deposition of immune complexes may occur at extraglomerular renal structure, including the interstitium, Bowman's capsule and the wall of peritubular capillaries. The renal deposition of circulating tumor antigen antibody complexes has been observed some patient with advanced malignancy के केस में occur होता है. Infection with microorganisms such as beta hemolytic streptococci type 12 फिर है नेफ्राइटोजेनिक स्ट्रेन may lead to glomerulonephritis. Chronic viral infection seems to be a source of immune complex disorder in mice. अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस बात करते हैं तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज कॉमन डिजीज ऑन इन्फ्लामेशन. Rheumatoid arthritis is commonly disease of inflammation of pain in bone joints in human. The synovial fluid in a joint contain high levels of antibody and aggregate of legs capable of fixing component chemotactic factor and granulocyte. यहाँ पर है कि chemotactic factor and granulocyte, all these are ingredient can set the Arthur's type reaction. However, the antigen in this case unknown. antigen इस केस में unknown होता है. IgG, IgM और IgG complexes can be detected in arthritic synovial fluid, so it is hypothesized that some of IgG in the joint fluid might become conformationally altered and function as an antigen. A majority of IgG are synthesized. locally in synovial membrane. अब उसके बाद यहाँ पर है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस. तो यहाँ पर है कि द सिंथेसिस ऑफ द एंटीबॉडी टू DNA. इम्यून कॉम्प्लेक्स इन सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस.
The synthesis of antibody to DNA is a special feature in the systemic lupus erythematosus disease. The deposition of DNA, anti-DNA antibody, and C in blood vessels cause the development of glomerulonephritis and the at the choroid plexus of the brain. Account of central nervous disorder, marked deposition in the skin revealed by biopsy has been found to significantly associated with heavy deposition in renal glomeruli. तो यहाँ पर है कि मार्केटली डिपोजिशन इन द स्किन रिवील्ड बाय बायोप्सी से पता चलता है सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विथ हेवी डिपोजिशन इन रीनल ग्लोमेरुलाई। अब यहाँ पर है एक्सप्लेन अबाउट टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी के बात करते हैं। तो टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप व्हेन एंटीजन एक्टिविटी सेंसिटाइज। टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप व्हेन antigen activates sensitized T DTH cells CD4 T of TH1 subtype और sometimes T cytotoxic cells। तो ये अकर्स उस समय तब व्हेन एंटीजन एक्टिवेट्स सेंसिटाइज्ड होता है, तब एंटीजन एक्टिवेट सेंसिटाइज्ड सम एक्टिवेशन ऑफ T DTH सेल बाय एंटीजन। Activation of DTH cell by antigen lead to secretion of cytokines such as IL-2, interferon, lambda, migration of inhibition factor MIF and TNF. These cytokines activate macrophages. These cytokines active macrophages and draw them to affected lesion, यानी कि ये affected करता lesion area promoting increased non-specific phagocytosis. The macrophages cause non-specific tissue destruction. The macrophages cause non-specific tissue destruction and induce inflammation in delayed type of hypersensitivity, जिसको DTH कहते हैं। इन delayed type for hypersensitivity DTH reaction tissue injury results from the product। और यहाँ पर है कि इन delayed type of hypersensitivity DTH reaction tissue injury results from the product of activated macrophages such as hydrolytic enzyme and cytokines, as well as reactive oxygen and reactive nitrogen species। तो यहाँ पर है कि एज वेल एज रिएक्टिव ऑक्सीजन रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पेसीज द DTH रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरिथेमा। The DTH reaction is characterized by erythema and induration, which appear after several hours and reach maximum at 24 से 48 घंटा पर यह मैक्सिमम रीच लेवल कर लेता है। There are 3 वेरिएंट ऑफ टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी। तो 3 तरह के वेरिएंट टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी का। सबसे पहले है हाई कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, फिर है ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी एंड ग्रैनुलोमेटस हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये कब अकर्स होता है? यूजुअली अकर्स विद इन 72 आवर्स। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट विद एंटीजन। एंटीजन कुड भी केमिकल हो सकता है, निकल, क्रोमेट, सीमेंट, जटूस, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर है पाराफिनेल्डी एमाइंस, हेयर डाई जिसको फिर बाल्सम, पेरू जिसको परफ्यूम कहते हैं, पेंटाडेक एसीटल, यहाँ पर केमिकल फाउंड इन पॉइजन ईवी। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी सब के टच होने से ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी अकर्स हो सकता है। फिर है ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी विच आल्सो पिक्स अराउंड, यानी 24 से 72 घंटा में ये अकर्स होते हैं। विच कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, स्वेलिंग एंड हार्डनिंग एट द साइट ऑफ एंटीजन इंजेक्शन। जहाँ पे होता है वहाँ पे वे हार्टिंग एंड स्वेलिंग हो जाते हैं। It usually manifest after encounter with soluble antigen of number of microbes such as Mycobacterium tuber। तो यहाँ पर है कि usually manifest after encounter with soluble antigen of number of microbes such as Mycobacterium
tuberculosis and Leishmania tropica. The tuberculin lesion normally resolve within 5 to 7 days में वे खत्म हो जाता है। फिर है ग्रैनुलोमेटस हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ 21 से 28 डेज पर यह होता है। एंड द ग्रैनुलोमा, जिसको नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ग्रैनुलोमेटस हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ 21 से 28 डेज एंड ग्रैनुलोमा नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड may persist for several weeks. The histological appearance of granuloma reaction. The histological appearance of granuloma reactions is quite different from that of tuberculin type like reaction, even though they also result from sensitization by microbial antigens such as antigen of Mycobacterium tuberculin or Mycobacterium lepra. Contact hypersensitivity. A number of small molecule penetrating skin can give rise to contact hypersensitivity. It is basic epidermal reaction that mediated by macrophages. The allergic chemical usually जो होते हैं haptens combines with skin protein and internalized powerful antigen presenting cell. Langerhans cells. Epidermal Langerhans cells have the epidermis and migrate to the lymph node. There they present the antigen bound to class II MSC molecule to Th lymphocytes, producing a population of memory as well as effector Th cells. This is called sensitization phase and usually takes 10 to 14 days in human. The initiation of allergic reaction. The initiation of allergic reaction requires secondary encounter with antigen. During secondary contact, antigen presenting cells takes the antigen and present it to Th, जिसको DTH कहते हैं, in the skin lymph node. This activated TDTH cell starts secreting cytokines after about 48-72 घंटा के बाद of secondary exposure to antigen. Cytokines produce a gradient for the movement of macrophages. After 48-72 घंटा के बाद secondary exposure to antigen, cytokines produce a gradient for movement of macrophages to lesion area in filtering the dermis and epidermis. Macrophages migrate along the cytokines. Macrophages migrate along the cytokines gradient and release their lytic enzyme into the surrounding tissue, causing localized antigen. और ये एंटीजन causing localized antigen and it associate tissue destruction. Diagrammatic representation of contact hypersensitivity is shown in figure में ये अकर फिगर में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि localized antigen and tissue destruction and inflammation occurs होता है। इसको आप यहाँ से सबसे पहले एलर्जेंस है क्लास 1 MSC, मतलब ये स्किन है। स्किन में सबसे पहले एलर्जेंस क्लास 1 MSC प्रेजेंट होता है, क्लास 2 MSC प्रेजेंट होता है। लैंगरहैंस सेल यहाँ पे हो गया। ये लैंगरहैंस जो होते हैं वो आगे चलकर इस तरीके से देख सकते हैं। इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद लोकलाइज्ड एंटीजन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन ये स्किन में होता है। या नीचे भी देखेंगे माइग्रेशन ऑफ लैंगरहैंस सेल्स टू लिम्फ नोड में भी चला जाता है। एलर्जेंस एक्टिवेट्स सेंसिटाइज्ड TDTH सेल्स और ये लिम्फ नोड है, TH सेल्स सेंसिटाइज्ड है। फिर आगे चलकर माइग्रेशन ऑफ एक्टिवेट्स एंड सेंसिटाइज्ड T सेल्स टू लेजन साइट में चला जाता है। फिर साइटोकाइन सिक्रीशन बाय TDTH सेल्स समॉन्स मैक्रोफेजेज, बहुत सारे यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्रोफेजेज से ये लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और यहाँ पर आप ट्यूबरकुलिन रिएक्शन की बात करते तो पहले से देख चुके हैं कि यह जो होते हैं द ट्यूबरकुलिन रिएक्शन also called ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज स्टिल परफॉर्म्ड टू टेस्ट वेदर पर्सन इज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई है कि नहीं, इसका पता चलता है। इन दिस टेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD ऑफ
tuberculosis derived from Mycobacterium tuberculosis is injected into the skin and the site of examined 72 hours later. The positive test shows swelling and redness at the injected site within 48-72 hours. Histological analysis suggests that monocytes constitute 85% of total cellular filtrate at the lesion site. अब ग्रैनुलोमेटस हाइपरसेंसिटिविटी बात करते हैं तो यहाँ पर है कि ग्रैनुलोमेटस हाइपरसेंसिटिविटी यूजुअली result from the persistence within macrophages of intracellular microorganism or other particular that cell is unable to destroy. This persistence of antigen lead to chronic stimulation of Th cells, TDTA cells, which stimulate the continuous production of cytokines. These signals common macrophages at the lesion site. Some macrophages turn into epithelioid cells under the influence of cytokines and fuse to form giant cells. ये बनता है these macrophages epithelioid cells and giant cells become surrounded by collagen fiber caused by fibroblast division. This raised in nodule-like structure that is formed is referred to as granuloma. It is believed to occur wall of or contain microbes granuloma. टू कंक्लूड कैन बी सेड, चारों तरह के हम कह सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स टू अपेरेंट ये इनोकोकस एंटीजन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल जनरेटेड ड्यूरिंग हाइपर सेंसिटिविटी. गेल एंड कोम्स हैव क्लासिफाइड ये चारों तरह का आर एंटीबॉडी मेडिएटेड होते हैं. वाइल टाइप 4 देखें मतलब तीन हो गया एंटीबॉडी मेडिएटेड और चौथा हो गया सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. टाइप 1 रिएक्शन IgG मेडिएटेड. टाइप 2 जो होते हैं एलर्जिक रिएक्शन ब्राउट अबाउट एंटीबॉडी रिएक्टिंग विथ एंटीजन ऑन सेल सरफेस. टाइप 3 an immune complex antibody complexes mediated reaction that result from deposition of such complexes in tissues such as kidney, liver, joint. टाइप 4 हो गया ये, तो टाइप 4 में भी जस्ट देखे हैं कि इन्फ्लामेशन कॉज होते हैं. और इस तरीके से चारों तरह के हमने इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ लिए. ऐसे ही ज़रूर बहुत सारा बात समझ में आया होगा. इसको बार बार देखिए तो और सारा चीज़ समझ में आएगा. और ऐसे ही अगर पढ़ना चाहते तो सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.